हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज दोस्तों जो महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत आरओ एआरओ का एग्जाम पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम पेपर आज दिन में 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित कराया गया था यूकेपीएससी के द्वारा, जिसमें 200 प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी 200 प्रश्नों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये आपकी आंसर की मैंने बनाने का प्रयास किया हुआ है, आप इसे प्रोविजनल आंसर की कह सकते हैं। और मुझे जो जो भी आंसर्स लगे क्वेश्चंस के वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न गलत लगता है या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या कुछ कुछ प्रश्न गलत भी हो, क्योंकि पढ़ने में और समझने में कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। तो कोई भी प्रश्न अगर आपको गलत लगता है या आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा। मैं एक बार उसे क्रॉस चेक करके फिर से कंफर्म कर दूंगा। तो 200 नंबर का दोस्तों आज ये पेपर था, आपका एग्जाम पेपर। और अच्छा खासा एग्जाम पेपर था ना। आप ज़्यादा हार्ड मतलब मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्जाम पेपर आप इसे कह सकते हैं। ईजी लेवल में तो आप इसे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी सेगमेंट से प्रश्न पूछे गए थे और एक कुल मिला के अच्छा पेपर था। जिन लोगों का भी 3 तारीख को अपर पीसीएस का एग्जाम पेपर दोस्तों, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर है। इसका पैटर्न आप देख लीजिए, इससे हाई पैटर्न ही आपका अपर पीसीएस में रहने वाला है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ये पेपर भी एक अच्छे खासे लेवल का है। अगर आपने ऊपर ऊपर हवा में पढ़ा है तो फिर थोड़ा सा टफ होगा। अगर आपने डीपली चीज़ें पढ़ी हुई है तो फिर एक अच्छा पेपर आप इसे कह सकते हैं। बाकी आपको ये पेपर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और आपके अनुसार इस पेपर की अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है या कितना सेफ स्कोर है वो भी आप लोग बता सकते हैं। वैसे एट लास्ट मैं भी आप लोगों को एग्जाम पेपर के बाद में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि फैजेंडा जाना जाता है। तो फैजेंडा क्या है दोस्तों? हमारे कौवे के बागानों को फैजेंडा नाम से जाना जाता है, जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं। जो ब्राजील में कौवे के बागान होते हैं उन्हें फैजेंडा कहते हैं। डार्लिंग क्या है दोस्तों? डार्लिंग क्या है? एक नदी है। डार्लिंग क्या है? एक नदी है। कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की दोस्तों एक विशेषता यह है कि यहाँ पर साल भर वर्षा होते रहती है, ठीक है। और मुझे इनमें से बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा सस्पेंस में क्वेश्चन है, आप इसे साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी, यानी कि यांगत्से क्यांग नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो भूटान को दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। किसे? भूटान को। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है दोस्तों आपका होक्काइडो। कौन सा है? होक्काइडो है। अगला प्रश्न है सातवां, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र हमारा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। नवा प्रश्न है एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है माउंट एकोंकागुआ। कौन सा है? माउंट एकोंकागुआ हमारा एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है, जो कि कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो एंजिल जलप्रपात हमारा विश्व का सबसे या सर्वोच्च जलप्रपात है, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां कि यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न दोस्तों मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा आपको। आई थिंक इसका आंसर बी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं। यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट, आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए सुमेलित है पूछा गया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 नहीं दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 1556 में हुआ था, ठीक है। तैमूर का भारत पर पहला आक्रमण 1338 में 78 में नहीं हुआ। चंदावर का युद्ध दोस्तों आपका सही होगा 1194 में चंदावर का युद्ध, आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। 14वां प्रश्न है कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। 15वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। 16वां प्रश्न है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ से कहाँ तक निर्माणाधीन है? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में आपकी भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना क्या है? निर्माणाधीन है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम ये पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? तो अरावली क्या है? हमारी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? जामनगर, जमशेदपुर, डिगबोई या फिर बैरानी, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जमशेदपुर में तेल या पेट्रोलियम शोधशाला नहीं है, ठीक है, जबकि जामनगर, डिगबोई और बैरानी में है या बरौनी में है। अगला प्रश्न है 19वां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 382। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कैमूर
या कैमूर नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कैमूर नामक स्थान प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सापुतारा पर्वतीय जो पर्यटक स्थल है दोस्तों यह आपका गुजरात में स्थित एक झील है। अगला प्रश्न है बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है सांबर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सांबर झील दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है, सांबर झील। अगला प्रश्न है किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग छोड़ दीजिएगा दोस्तों, फाइनली आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों वैसे आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, कहीं कहीं आपको 1655 या 1658 के आसपास मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है दोस्तों कि मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा 1639 में दिया गया था, शायद ए हो सकता है। ठीक है, या 1655 में से 1658 भी हम कहीं कहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? ठीक है, अब दोस्तों ये प्रश्न देखिए पूछा गया कि नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक जो आपका इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, हो सकता है ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि जाति आधार पर सरकारी नौकरियों में से जो आपका आप ये कह सकते हैं कि जो भेदभाव होता था, भेदभाव को समाप्त किया गया था। तो उस टाइम से पहले तक क्या थे कि अंग्रेज लोग ही हाई कमांड ऑफिसर्स में रहते थे, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न के मतलब नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो सकता है, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। अगला प्रश्न है भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया था। देखिए, केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा दोस्तों सर्वप्रथम अधिकृत किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, 1935 में भी था, लेकिन 1919 के तहत सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया था, सर्वप्रथम पूछा गया। अगला प्रश्न है पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, इसके तहत पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 1945 की वावेल योजना का घोषित उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो वर्ष 1945 की दोस्तों जो आपकी वावेल योजना थी, इसका उद्देश्य था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था, क्या खत्म कर दिया था? ये भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, फाइनली आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो प्रमुखता आधारित था किस पर दोस्तों? तो साइमन कमीशन की अनुशंसाओं के लिए ही भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था, और दूसरा 3 गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का भी इसमें मतलब विचार विमर्श भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक योजना 1793, इसे कॉर्नवालिस न्याय संहिता भी कहा जाता है, इसके तहत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। 34वां प्रश्न है भारत का प्रथम विधि आयोग कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा गठित हुआ था? तो भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 35वां प्रश्न है आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पे स्थित थे? तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थित थे भारत में, जो कि स्थापित किए गए थे। कहाँ पे? मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में। अगला हमारा 36वां प्रश्न है कि भारतीय प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन था? तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले आप लोग पढ़ते हैं, तो टीबी मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो 1853 के अधिनियम के तहत दोस्तों भारत का द्वितीय विधि आयोग नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा कब गठित हुई थी? तो 1946 में स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 39वां निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, साइमन आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाना चाहूँगा, बाकी अभी देखते हैं रिवाइज आंसर की में क्या आंसर आता है। ठीक है, जो फाइनल आंसर की आएगी उसी में पता लग पाएगा क्या आंसर आता है। अगला प्रश्न देखिए 40वां कि ऑडी ऑल्टरेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ऑडी
आल्टरेम पार्टेम, जो ये आपका वाक्यांश है, इसका अर्थ होता है दूसरे पक्ष को भी सुनना, ठीक है, यानी कि सभी पक्षों को सुनना। शब्द मालाफाइड का अर्थ क्या होता है? दुर्भाव, ठीक है। वाक्यांश से इप्सो फैक्टो का अर्थ क्या होता है? कि एक ही स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो ये आपके लॉ से संबंधित जो आपके टर्मिनोलॉजी आती है वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में दोस्तों भारत में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के कितने रुपयों के बदले दिया था? तो 26 लाख रुपए के बदले में दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 26 लाख रुपए में। अगला प्रश्न है, सतत विकास संकल्पना किसकी है? तो पर्यावरण विधि की संकल्पना है सतत विकास की। विधि के शासन का अर्थ क्या होता है? कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, यह होता है विधि के शासन का अर्थ है। 47वां प्रश्न है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो अतिचार कहलाता है। 48वां प्रश्न है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है क्या? डिक्री। अगला प्रश्न है, आई थिंक दोस्तों डिक्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि याचिका और अध्यादेश तो होते नहीं है, ठीक है। याचिका तो जब कोई डालता है, अध्यादेश तो बुलाना, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारा मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का वर्णन है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में दोस्तों बाल श्रम नियम और विनिमय अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा क्या कहलाता है? तो न्यायालय की अवमानना कहलाती है किसी भी निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा करना। बाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला कब लगता है दोस्तों? तो रक्षाबंधन के दिन हमारा देवी धुरा मेला लगता है। आषाढ़ी संक्रांति, आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसे हम दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। तो व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना होता है इसका अर्थ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितना है होता है? तो 0.89 हेक्टेयर होता है उत्तराखंड में औसत जोत का आकार। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों आपकी वो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में रही है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम कौन सा है? ठीक है, देखिए 8 नगर निगम है और बाकी आपको बताइए कि ऋषिकेश और कोटद्वार को 2017 में नगर निगम घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऋषिकेश या कोटद्वार में से दोस्तों इसका आपका एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपका ऋषिकेश आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? H.G. वाल्टन जी हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये 57वां प्रश्न, इसका आंसर कुछ भी आए क्योंकि 2017 में ही आपके कोटद्वार और ऋषिकेश को नगर निगम बनाने की घोषणा एक साथ की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, ठीक है। 59वां प्रश्न है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र किसका भाग है? तो नैनीताल की संसदीय क्षेत्र का भाग है रामनगर विधानसभा सीट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है दोस्तों? पिथौरागढ़ है। तो उत्तराखंड के तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, बाकी सारे जो उत्तराखंड के आपके 30 या 32 से 35 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे सभी अच्छे लेवल के थे और सरल सरल से प्रश्न थे। सुदूर पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सार पद्धति किससे संबंधित है? तो फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है उत्तराखंड में सार पद्धति। किससे? फसल चक्र प्रणाली से। कुमाऊं में गोरखों ने कब अधिकार किया था? तो 1790 में गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर अधिकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, आपको हिमनद और उससे निकलने वाली नदी के बारे में बताया गया, ठीक है। सतोपंथ हिमनद से या सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, मिलम ग्लेशियर से गौरीगंगा नदी निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है और चौराबाड़ी जो आपका ग्लेशियर है उससे मंदाकिनी नदी निकलती है। तो 3241 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए, यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो पेशावर कांड की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना हुई थी, ठीक है। पेशावर कांड के नायक के रूप में भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1767 में देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? ठीक है, तो उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि यानी कि जो असिंचित होती है तो ये उपराऊ दोयम कहलाती है, उपराऊ दोयम कहलाती है। क्यों? क्योंकि तलाऊ भूमि तो सिंचित भूमि होती है और असिंचित उपजाऊ भूमि आपकी, एक मिनट दोस्तों, मेरे ख्याल से उपराऊ अव्वल होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि असिंचित भूमि कह रहा है और उपजाऊ भूमि कह रहा है, ठीक है। देखिए आपने भूमि का वर्गीकरण पढ़ा होगा कि तलाऊ भूमि होती है, उपराऊ भूमि होती है और इजराइन भूमि होती है, ठीक है। तो इजराइन तो सबसे कम उपजाऊ होती है और तलाऊ क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है और सिंचित भी तलाऊ होती है, लेकिन असिंचित और उपजाऊ पूछा गया तो उपराऊ अव्वल इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। उपराऊ अव्वल यानी कि
जो हमारी उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पे कम सिंचाई होती है और जो उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ अव्वल इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो उत्तराखंड के 5 जिलों की सीमा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ऊपर से आप शुरुआत करेंगे तो आपका उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत जनपद और उधमसिंह नगर जनपद, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में कौन सी जलवायु की दशाएं विद्यमान है? ठीक है, तो उत्तराखंड की कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी, ये जो पेटी है दोस्तों आपकी तराई भाबर वाली पेटी के अंतर्गत आती है, जिसकी हाइट आपकी क्या होती है 750 मीटर से कम इसकी हाइट आपकी होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे इस ऊंचाई में हमारे कौन से जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो वही आपका हमारा आंसर हो जाएगा इसका उपोष्ण। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का, चंपावत के बाद में रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग के बाद में बागेश्वर का। तो आरोही क्रम ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो विल्सन को दिया गया था भवानी शाह के द्वारा जंगलों के कटान का ठेका। अगला प्रश्न है, कत्यूरी नरेशों की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर में कत्यूरी नरेशों की राजधानी थी। 72वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। 73वां प्रश्न है कि लघु हिमालयी व शिवालिक श्रेणी के मध्य में कौन सी भ्रंश रेखा स्थित है? तो ये है दोस्तों हमारी MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, सेंचुरी पेपर एंड पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल लालकुआं में है, बिल्कुल सही है। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में है, बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल गढ़वाल में परमार राजवंश का संस्थापक था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 189 उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में झिरौली क्यों प्रसिद्ध है? तो मैग्नेसाइट के खनन के लिए अल्मोड़ा जनपद में झिरौली प्रसिद्ध है। 78वां प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति या नस्ल कौन सी है? तो वह है किरात। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है किससे? एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब रखा गया था? 1 अगस्त सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में रखा गया था। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो टिहरी गढ़वाल जनपद से दोस्तों आपका बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1986 में विजय जलधारी जी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? ठीक है, तो ये कहा था जेनिंग्स ने, आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है वह वकीलों के लिए स्वर्ग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे कौन? JB कृपलानी जी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो BN राव के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो चंद राजवंश के संस्थापक पूछा गया तो सोमचंद थे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चाओं में भी है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 13। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम सभा ऐसे दोस्तों 243A में है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए आपका 243B। ग्राम सभा या ग्राम सभा के गठन के बारे में बी में बताया गया है 243B में। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले जो आपके आते हैं 262 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 262। लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता मिली थी? वैसे दोस्तों लोक अदालतों को वैधानिक मान्यता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दी गई थी, लेकिन यहाँ पे 42वां ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको अभी देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है। ठीक है, आई थिंक 46 दे सकता है फिर वो आंसर अगर देगा तो। अगला प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 166 के तहत दोस्तों राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो सरकारी आयोग की
सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित किया गया था। किसकी सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? ठीक है, शोषण का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या उपरोक्त सभी। तो शोषण का अधिकार दोस्तों आपका विदेशियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, और आपको पता ही है कि भारतीय संविधान के 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं यह केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, बाकी शोषण का विरुद्ध अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो भारतीय संसद दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल यानी कि जो आपका उसका उच्च सदन होता है विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और उसको निरस्त भी कर सकती है। कौन? संसद। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1961 में दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 99वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है 100वां कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। कौन सी? 10वीं। भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों भारत की संचित निधि का संरक्षक होता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है अनुमान समिति का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो आर्टिकल 14, 19 और 21। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 14, 19 और 21 अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपका इसमें से होगा डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों कंपाइलर आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या है? वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 दोस्तों आपका महाभियोग से संबंधित है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह क्या प्राप्त करता है? आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या प्राप्त करता है? आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न है, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है क्या है? तो मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। तो मॉडेम होना चाहिए दोस्तों, आई थिंक इसका आंसर। ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? तो जावा और C++ आपकी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, 1 और 4। 1 गीगाबाइट बराबर कितना? 1 गीगाबाइट दोस्तों 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल होगा दोस्तों आपका क्या? रोम, रीड ऑनली मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग दोस्तों मैक्सिममली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। किसका? पावर पॉइंट का। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में? तो बताइए, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 116वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए दोस्तों आपका HTML प्रयोग की जाती है, HTML। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री की नोड की संख्या है? ठीक है, तो ये प्रश्न में दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो हैकिंग को दोस्तों दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है। क्या? हैकिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सर्च इंजन है? तो आपको बताइए, गूगल और बिंग। ये क्या है? आपके सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस है? पेरिफेरल यानी कि सहायक डिवाइसेस कह सकते हैं आप। तो प्लॉटर और स्कैनर आपके क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी का सबसे कम सक्सेस टाइम होता है। ठीक है, एक्सेस टाइम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपका मेमोरी प्रबंधन करता है, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है, प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, लेकिन वायरस से सुरक्षा नहीं करता है। इसके लिए एंटीवायरस लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण का माध्यम है? तो फाइबर ऑप्टिक वायर जो सिस्टम है आपका, यह सबसे तेज संचरण माध्यम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन या किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसीजर से नहीं है? ठीक है, तो डुअल कोर, i7 और सेलरॉन ये आपके कंप्यूटर के प्रोसीजर हैं, जबकि एंड्रॉइड के आपके मोबाइल का प्रोसीजर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों आपका एक तो यूनिक्स आता है। ठीक है, और यूनिक्स के साथ में डॉस तो आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना चाहिए, 2 और 4। ठीक है, यूनिक्स और विंडो NT।
अगला प्रश्न बात करते हैं कि पेट्रोल की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है पेट्रोल की गुणवत्ता। फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा फैक्ट्रोज कहलाती है, क्या फैक्ट्रोज, ठीक है। हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों, आयरन पाया जाता है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अपर रूप ही सही आंसर हो जाएगा। विद्युत का विद्युत रोधी है, तो रेशम दोस्तों आपका यहाँ पे इंसुलेटर या विद्युत रोधी है, जबकि तांबा मानव शरीर और एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है। दो सजाती चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं, तो अगर आप दो सजाती चुंबकीय ध्रुवों को या सेम पोल्स को एक दूसरे के पास में लाओगे तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक आदर्श गैस है, तो नियोन आपकी यहाँ पर क्या है, आदर्श गैस है, कौन सी है, नियोन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन क्या है दोस्तों, तो पेनिसिलिन दोस्तों आपका क्या है, एक प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को छानने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ और किस अंग में होता है, तो वृक्क या किडनी में दोस्तों रक्त को छानने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ पे, किडनी में। अगला प्रश्न है चाय का लाल किट रोग किससे संबंधित है, तो शैवाल से संबंधित रोग है लाल किट रोग। कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है दोस्तों, तो फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू बुखार और स्लीपिंग सिकनेस, तो निद्रा रोग दोस्तों आपका मच्छर जनित रोग नहीं है, कौन सा, निद्रा रोग। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके टेलीफोन के आविष्कारक थे। आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका क्या कहलाती है, तो कॉन्स और कार्टेक्स, ये आपकी आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका होती है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों बी ही होना चाहिए, आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा फिर भी। विटामिन रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रकाश या प्रदीप्ति मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई या मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है दोस्तों, तो लक्स, प्रकाश को लक्स में मापा जाता है, ठीक है, प्रदीप्ति। एक बैटरी का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों, तो धारा मापन के लिए तो एमीटर होता है, धारा को सीमित करने के लिए भी नहीं होता है, धारा रोकने के लिए भी नहीं होता है, धारा प्रवाह हेतु, एक परिपथ में धारा को प्रवाह करने हेतु बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण कौन सा होता है, तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए दोस्तों, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा फिर भी। संवहन तंतु की उपस्थिति। एक स्वच्छ मानव हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। शुष्क बर्फ क्या होती है, तो ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी शुष्क बर्फ कहलाती है। मॉर्फिन क्या है दोस्तों, तो मॉर्फिन हमारा एक एल्केलाइड होता है, ठीक है, मॉर्फिन क्या होता है, एक एल्केलाइड होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो अगस्त 2019 में दोस्तों आपकी जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, कब, अगस्त 2019 में। संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, अब देखिए दोस्तों संवाद 2.0 कार्यक्रम जो है वह स्वास्थ्य से तो संबंधित है, लेकिन आई थिंक इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, संवाद 2.0। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 किससे संबंधित है, तो ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार दोस्तों आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 151वां, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब के आपके राज्यपाल हैं वर्तमान समय में। भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो विवेक राम चौधरी VR चौधरी जी को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके आ गए हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है, तो लद्दाख में बनाई है। अगला प्रश्न है भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए, यह था अल अरब अल हिंद, अल अरब अल हिंद। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो नोएडा में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, कहाँ पे, नोएडा में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है, तो छिछोरा मूवी को दोस्तों या छिछोरे मूवी को आपका बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है, तो चाइना ने दोस्तों सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है। अगला प्रश्न है भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, तो प्राचीन दर्जा से दोस्तों मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपका होना चाहिए शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पूछा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है आपका 6, ठीक है। अगर प्राचीन दर्जा पूछा जा सकता है तो प्राचीन दर्जा सिर्फ शास्त्रीय भाषाओं को ही दिया गया है जो कि 6 है, ठीक है। और अगर संविधान निर्माण के समय पे हमारी कितनी भाषाएं थी अगर यह पूछा जाता तो हमारी वहाँ पे 8 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है, लेकिन शायद ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि नवरोज क्या है दोस्तों, तो नवरोज क्या है, पारसी नववर्ष होता है क्या, नवरोज एक त्यौहार है पारसियों का।
152वां प्रश्न है कि 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना है? तो जस्टिन ट्रूडो या ट्रोडी या ट्रोडे करके आप नाम पढ़ते हैं इसका, या ट्रोडियो या ट्रोडो या ट्रोडियो ऐसे करके कुछ होता है। तो जस्टिन ट्रूडेयू यहाँ पे जो लिखा गया आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा। अगला प्रश्न है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं हो रहा है। तो यह है दोस्तों लक्षद्वीप, हमारा 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बन गया लक्षद्वीप। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? लाला लाजपत राय जी। अगला प्रश्न है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल हैं ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बन गई है? तो कांडला सेज सिटी आपकी पहली हरित सेज बन गई है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में कितने भारतीयों ने कांस्य पदक जीता है? तो 4 भारतीयों ने कांस्य पदक जीता है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, 25 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, और उत्तराखंड के भी 35 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है उस फिल्म का नाम बताइए जो कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी और जिसने कांस फिल्म हाल ही में पाल्म डी आर जीता है। तो इसका आंसर दोस्तों टाइटन हो जाए, ठीक है। टाइटैनिक, ये टाइटन जो मूवी थी उसने हाल ही में कांस फिल्म उत्सव में पाल्म डी आर पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है महसू दांगली और झाली जैसे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। एक बार दोस्तों आप ये पाल्म डी आर वाला भी अवार्ड इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये नो मैंस लैंड भी हो सकता है, ठीक है। वैसे टाइटन होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? तो जेवेलिन थ्रो में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम व महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया है। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत में निम्न से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर, ठीक है, तारापुर। अगला प्रश्न है किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्ति किया गया है? तो अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन आपका हाथीगुम्फा शिलालेख होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका 178वें का आंसर। अगला प्रश्न है कि कथा सरित सागर का लेखक कौन था? तो कथा सरित सागर के लेखक आपके सोमदेव थे। कौन? सोमदेव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आमिर खुसरो के द्वारा लिखित नहीं है? नूह सिपीहर, देवल रानी खिजर खां, ताज उल मासिर और खजाइन उल फतूह। तो ताज उल मासिर पुस्तक आपके आमिर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में। तो सिकंदरा आपका आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? 1764 में कौन था? हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है क्या? दास कैपिटल। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? लेनिन साम्यवाद से संबंधित है, हिटलर नाजीवाद से संबंधित है, मुसोलिनी फांसीवाद से संबंधित है, या चर्चिल उपयोगितावाद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो बीजापुर में आपका गोल गुंबज स्थित है। तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी? तो अशोक मेहता समिति थी, GKRV राव समिति भी थी, बलवंत राय मेहता समिति भी थी। तो संतानम समिति आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार लगाइए, ठीक है। क्रिप्स शिष्टमंडल 1942, वेवल योजना 1945, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल और अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो 1324 ऑप्शन नंबर डी या ए में से एक होगा, ठीक है। मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार के गठन के बाद ही आपका मंत्रिमंडल का गठन होगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप फिर भी इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो बास्तिल का पतन आपका दोस्तों
किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो आई थिंक फ्रांस की क्रांति से संबंधित होगा क्या? बास्टिल का पता है, ठीक है, फ्रांस ही होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति आपकी हुई थी दोस्तों आपका 1688 में। कब? 1688 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया है? इटली के एकीकरण में किसने योगदान नहीं दिया है? तो मैटरनिक ने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं, जबकि गैरिबाल्डी, मैजिनी और काबूर ने दिया था। अगला प्रश्न है, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो रूस से संबंधित है रोमनोव वंश। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात में शांति सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ था? वियना में हुआ था। कहाँ पे? वियना में। और दोस्तों ये रोमनोव वंश वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, रूस या इटली में थोड़ा सा डाउट है इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको एक बार। अगला है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध दोस्तों आपका हुआ था कब? 1813 में। कब हुआ था? 1815 में। 1815 में आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ठीक है, तो नादिर शाह का भारत में प्रथम या किस वर्ष आक्रमण किया था, ये प्रश्न पूछा गया। 1398, 1756, 1739 और 1761। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही होगा यहाँ पे। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, 1739 में। और वाटरलू का युद्ध कब है? 1815 है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकलोतरा पथनाथ के नाम से जाने जाता है? ठीक है, तो सकलोतरा पथनाथ के नाम से वैसे दोस्तों हर्षवर्धन को जाना जाता था, तो हर्षवर्धन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गौतम पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है हरिसेन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन का है, बिल्कुल सही है। धौली अभिलेख अशोक का है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि भीतरी जो ये अभिलेख है यह पुलिकेशन द्वितीय का अभिलेख नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी? तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और इस पेपर का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो टॉमस मुनरो दोस्तों भूमि बंदोबस्त के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका आज का RO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर। आप लोगों को एग्जाम पेपर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इस सॉल्यूशन में दोस्तों जो भी प्रश्न आपको डाउटफुल लगते हैं या जिन भी प्रश्नों का आंसर आपको लगता है कि मेरे द्वारा गलत बताया गया है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये हो सकता है या ये होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि मैं जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ के आपको कुछ और आंसर बताता हूँ या कुछ और लग जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा। बाकी आपके प्रोविजनल आंसर की है दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर अंतर आएगा भी तो 10 से 12 प्रश्नों को चेंज ऊपर नीचे होंगे। बाकी लगभग सारे आंसर्स आपके मैंने आपको सही बताने की कोशिश की हुई है, ठीक है। बाकी अच्छा पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर आप इसे कहेंगे। इजी पेपर भी थे जो कि हर पेपर में इजी क्वेश्चन भी थे जो कि हर पेपर में रहते हैं, लेकिन मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आप इसे डालेंगे। अगर आप अप्रोप्रिएटली 200 में से 120 के प्लस जा रहे हैं तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपका नाम आ जाए, ठीक है। तो बाकी अभी तो रिवाइज आंसर की जब आएगी, आप लोगों के मार्क्स आएंगे, तब संभावनाएं पता चलेंगी कि कैसा पेपर था, कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, सभी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये आज का पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया दोस्तों। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।